प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। लीड बैंकिंग योजना का प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए अक्टूबर 1966 में, ऑप्शन बी अक्टूबर 1969 में, ऑप्शन सी दिसंबर 1969 में, ऑप्शन डी दिसंबर 1980 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दिसंबर 1969 में। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में लीड बैंक योजना दिसंबर 1969 में गाडगिल समिति की सिफारिश पर शुरू की गई थी। लीड बैंक योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले के लिए किसी एक बैंक को लीड बैंक घोषित किया जाता था। वह बैंक जिसे उस क्षेत्र में लीड बैंक घोषित किया गया होता है वो उस जिले में ऋणों की योजना बनाने, वित्त प्रबंधन करने तथा अन्य विशिष्ट वित्तीय कार्यों के निर्वहन में दूसरे बैंकों की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? ऑप्शन ए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी अग्रणीय बैंक योजना, ऑप्शन सी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ऑप्शन डी राष्ट्रीय कौशल विकास योजना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अग्रणीय बैंक योजना, जिसको हम लीड बैंक स्कीम भी बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेवा क्षेत्र उपागम अग्रणीय बैंक योजना के कार्य क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था। सेवा क्षेत्र उपागम के अंतर्गत प्रत्येक वाणिज्य बैंक व ग्रामीण बैंक को 15 से 25 गांवों एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों की सेवा करने का प्रावधान है। अग्रणीय बैंक योजना वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को उन्हें आवंटित जिलों के लिए अग्रणीय भूमिका सौंपने का प्रावधान था। अग्रणीय बैंक आवंटित जिलों में कृषि, लघु उद्योग तथा ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऑप्शन ए कम ब्याज वाले ऋण, ऑप्शन बी ऐसी पूंजी परिसंपत्तियां जिनका प्रयोग न हो रहा हो, ऑप्शन सी बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, ऑप्शन डी बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंकों द्वारा दिए गए ऐसे ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है का लौटाना संदिग्ध हो। बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है, परंतु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पाएगा तो ऐसी संपत्ति को गैर निष्पादनकारी संपत्तियां घोषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि द्वार खोलना, ऑप्शन सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, कमजोर वर्ग की संभावित समृद्धि की द्वार खोलना है, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का प्रसार करना है, उन प्रतिबंधों को दूर करना है जो वित्तीय क्षेत्र में भाग लेने से लोगों को बाहर रखते हैं तथा किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना है। वित्तीय समावेशन कम आय वाले लोग और समाज के वंचित वर्ग को वहनीय कीमत पर भुगतान, बचत, ऋण आदि सहित वित्तीय सेवाएं पहुंचाने का प्रयास करता है। इसे समावेशी वित्त पोषण भी कहा जाता है। वित्तीय समावेशन के अभाव में बैंकों की सुविधा से वंचित लोग मजबूरीवश अनौपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इन क्षेत्रों में ब्याज की दरें भी अधिक होती हैं और उधार दी गई राशि की मात्रा भी काफी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने में है? ऑप्शन ए कृषि को, ऑप्शन बी लघु एवं छोटे उद्यमों को, ऑप्शन सी शिक्षा को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। इसका सही आंसर है
ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र उधारी का अर्थ उन क्षेत्रों से है जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक देश की बुनियादी आवश्यकताओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में इन्हें अधिक प्राथमिकता दी जाती है और बैंकों द्वारा ऐसे क्षेत्रों की वृद्धि को पर्याप्त और समय पर ऋण देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज दर को बढ़ाया जाता है तो वह है, ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में उपभोग व्यय को बढ़ाएगा, ऑप्शन बी कर संग्रह को बढ़ाएगा, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को घटाएगा, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था में कुल बचत को घटाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को घटाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यदि ब्याज की दर ऊंची और उधार लेने की लागत ऊंची होगी, इससे निवेश करने की इच्छा अथवा आवश्यकता हतोत्साहित हो सकती है। दूसरी ओर यदि ब्याज की दर नीची होती है तो उत्पादक अधिक निवेश करने के लिए उत्साहित हो सकते हैं। किसी के पास संपत्ति के होने से उपभोग की प्रवृत्ति प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? ऑप्शन ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन डी भारत जीवन बीमा निगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक भारतीय रिजर्व बैंक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी। यह 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत स्थापित किया गया था। एनएचबी का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई और प्रतिनिधि कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी कमी, ऑप्शन सी कोई प्रभाव नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वृद्धि। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नगद आरक्षित अनुपात से तात्पर्य उन धनराशि से है जो बैंक हर समय अपने पास रखने के लिए बाध्य होते हैं और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए जब इस मूल्य में कमी होती है तो यह बैंकों को उपभोक्ता को अधिक पैसा या ऋण देने की अनुमति देता है और इसलिए वे अधिक धन का ऋण देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए साख नियंत्रण, ऑप्शन बी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, ऑप्शन सी मौद्रिक नीति का निर्माण, ऑप्शन डी साख सृजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी साख सृजन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से प्रारक्षित निधि रखना और सामान्यतः देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली परिचालित करना है। मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना। साख सृजन एक ऐसी स्थिति है जिसमें बैंक उपभोक्ताओं और व्यवसाय को अधिक ऋण देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिसंचारी में धन की राशि बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में यह ऋणों को बढ़ाने और अग्रिम और इसलिए जमा करने के लिए बैंकों की अद्वितीय शक्ति को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत आयात निर्यात बैंक द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय पर नियंत्रण रखता है। इस प्रणाली के तहत सरकार न केवल विनिमय दर को कम करती है बल्कि संपूर्ण विदेशी मुद्रा लेन देन पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार से वस्तु की कीमत बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार विनिमय दर भी विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित होती है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।